नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अल्फा लेवल सेंट्रीफ्यूज डिगेंडर के बारे में कि इसमें फीडर से इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस में क्या कार्य किया जाता है, इसमें सेटिंग क्या क्या होता है जैसे मॉइस्चर सेटिंग, और इस मशीन का काम क्या है इंडस्ट्री में। तो इसका इंडस्ट्री में एक काम है जैसे सॉलिड और लिक्विड के मिश्रण को अलग अलग करने का कार्य करता है। इसका जैसे फूड प्रोसेसिंग प्लांट में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी यूज किया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका नेम प्लेट जो है इस पे मॉडल है SGDM 405 और इसका जो RPM होता है ना वो 3800 RPM है मैक्सिमम। और ये इसका फीड का जो टेम्परेचर होता है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं कि पहले इसमें पार्ट क्या क्या होता है। तो इसका नाम है GS कपलिंग। इसका कार्य क्या है मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और ये इसका पुली का बेल्ट है। बेल्ट का साइज आप लोग देख पा रहे होंगे इस मॉडल में XPA 1180 है। और इसमें ऑयल जो यूज करते हैं हम मरीटा 320 का ऑयल यूज करते हैं। और ये प्लांटरी गियर बॉक्स हमारा है। ये लार्ज इन हब साइज का ये हमारा प्लम्बर ब्लॉक मेन बेयरिंग जिसको बोलते हैं, ये मेन बेयरिंग है। और इसको पूरे को बोलते हैं बॉल। ये है हमारा पावर ट्यूब। ये हमारे इस मॉडल में पावर ट्यूब बोलते हैं। और जैसे 505 जो मॉडल आता है उसमें पावर पंप बोलते हैं। जो पुराना 10 मॉडल आता था उसमें डैम प्लेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से मॉइस्चर सेटिंग होता है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ये हमारा बॉल, पूरे को बॉल बोलते हैं। ये लार्ज इन हब इसको पूरे को बोलते हैं। अब इधर आ जाए हम तो ये स्मॉल इन हब है। फिर ये हमारा यहाँ से वेट केक निकलता है जो इस पे लगा हुआ है वेयर रिंग। ये इसलिए लगा हुआ है कि ये हमारा जो SS का मटेरियल है जब बेड केक निकले तो ये घिसे ना, इसलिए वेयर रिंग का यूज होता है। फिर यहाँ पे हमारा प्लम्बर ब्लॉक बेयरिंग है और ये हमारा फिर V पुली है। फिर इस पे V बेल्ट लगा हुआ है और V बेल्ट का साइज हमारा है XPB 1900। फिर इसके बाद जो फ्यूड इंटर करता है तो ये हमारा फीड ट्यूब है जो हम मैनुअल में आपको दिखा दे रहे हैं। इस तरह फीड ट्यूब दिखता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसमें प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस में क्या काम करते हैं। तो जो प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस में जो काम है इसका हम कवर खोलने के बाद फिर इसका हम बेल्ट जो लगा है V बेल्ट ड्राइव साइड में, इसका हम टाइटनेस पूरा चेक करेंगे कि अच्छे से टाइट हो और बेल्ट में क्रैक नहीं होना चाहिए। क्रैक भी रहेगा तो एक बेल्ट टूट जाएगा तो सारे टूटेंगे, और ढीला रह गया तो ये हमारा जल जाएगा बेल्ट। फिर जाके हमारा कन्वेयर चोक हो जाएंगी। अगर मान लीजिए चलते में फीड लगा हुआ है बंद हो जाए तो फिर जाके हमारा ये जो प्लम्बर ब्लॉक है, प्लम्बर ब्लॉक का जो बोल्ट लगे होते हैं इसका टाइटनेस चेक करेंगे। अगर ये ढीला है तब भी वाइब्रेशन आएगा, मशीन टूटने की खतरा बढ़ेगी। और फिर ये हमारा जो बॉल है, बॉल का हमारा क्लीन पूरा करना जरूरी होता है क्योंकि इसके ऊपर स्केलिंग जमती है। अब स्केलिंग जमने की वजह से वजन में अंतर होता है जो कि अनबैलेंस होता है। अनबैलेंस का होने के कारण फिर इसमें वाइब्रेशन बढ़ता है। फिर ऐसे इधर का भी बोल्ट टाइट करेंगे। फिर हमारा गियर बॉक्स है। अब गियर बॉक्स का हम लेवल चेक करेंगे। तो लेवल कैसे चेक करेंगे? तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ लेवल लिखा हुआ है। ये पूरा हॉरिजॉन्टल लेवल में रख के इसमें एक एरो बना हुआ है, इसको ऊपर के दिशा में रखेंगे। और ये जब प्लग खोलेंगे तो यहाँ से ऑयल सीधा करने पे एकदम हल्का आएगा तो मतलब लेवल ठीक है। अगर कम है तो इसमें ऑयल फिल करेंगे। फिर हम इसका फाउंडेशन जो बोल्ट है वो सब टाइट। चलिए अब हम जान लेते हैं इसके मेन बेयरिंग में लुब्रिकेशन और कन्वेयर बेयरिंग में लुब्रिकेशन कैसे करते हैं और कितनी क्वांटिटी में करते हैं मैनुअल के हिसाब से। तो आप देख लीजिए कि मेनू ये जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे ग्रीस करेंगे मेन बेयरिंग में। अब कौन सा ग्रीस करेंगे तो हमारे पास है LG HP2 ग्रीस करेंगे जो हाई टेम्परेचर ग्रीस होता है। तो अब आइए मैनुअल में बताते हैं आपको कितनी क्वांटिटी में करनी चाहिए। तो देखिए इसका जो टेम्परेचर दिया हुआ है, बेयरिंग का टेम्परेचर अगर 85 सेल्सियस रहेगा तो आप 300 घंटे पे कर रहे हैं तो 9 ग्राम ग्रीस किया जाता है। अगर आपका टेम्परेचर मान लीजिए 85 से अधिक टेम्परेचर रह रहा है तो 150 घंटे पे ग्रीस करें और 9 ग्राम ग्रीस करें। जब भी ग्रीस करें दोस्तों तो इसका चेक कर ले कि आउटलेट जहाँ से ग्रीस निकलता है वहाँ पे सॉलिड पार्ट जमा ना हुआ हो, क्यों ग्रीस बाहर निकलना चाहिए वहाँ से। और दूसरा हम जान लेते हैं कि कन्वेयर बेयरिंग में कितना ग्रीस करना है। तो कन्वेयर बेयरिंग में हम ग्रीस करने के लिए पॉइंट यहाँ पे दिया गया है।
जो गियरबॉक्स साइड में है, एक पॉइंट यहाँ पे है लार्ज इन हब साइड में। अब मैनुअल में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितना ग्रीस करना है। तो इसमें देखिए दिया गया है कि 1000 घंटे पर अगर कर रहे हैं तो देखिए लार्ज एंड साइड में 40 ग्राम से 50 ग्राम तक करना है, और स्मॉल साइज में 80 ग्राम से 150 ग्राम करना है। पर यहाँ पे दिया है CIP मान लीजिए कर रहे हैं तो CIP तो होता ही है। तो अब इसमें 150 घंटे पे कह रहा है ग्रीस करने के लिए, 150 घंटे पे कन्वेयर में ग्रीस करें तो लार्ज एंड साइड में 15 ग्राम से 20 ग्राम करना है, और स्मॉल एंड पे 30 ग्राम से 50 ग्राम करना। अगर मान लीजिए आप 300 घंटे पे कर रहे हैं तो आप 300 घंटे पे लार्ज एंड की साइड में ग्रीस कितना करें, तो यहाँ पे 30 ग्राम से 50 ग्राम तक करें, और स्मॉल साइड में आप यहाँ पे 50 ग्राम से 80 ग्राम तक ग्रीस करें। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसमें जो डिगेंडर है, डिगेंडर में बैरिंग कितने होते हैं। तो इसमें बैरिंग 5 बैरिंग यूज होते हैं, जिसमें हम गियरबॉक्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पुली को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो इसमें किस टाइप का बैरिंग कौन सा यूज होता है तो मैं आपको मैनुअल में दिखा के बता रहा हूँ। वैसे इसमें 5 जो बैरिंग यूज होते हैं, 2 तो मेन बैरिंग होते हैं और आपका 3 बैरिंग कन्वेयर बैरिंग होता है। तो चलिए मैं मैनुअल में दिखाता हूँ आपको। तो आप देख पा कि स्मॉल एंड साइड में बैरिंग आप इधर देख रहे हैं, ये साइड में जो कन्वेयर में 2 बैरिंग होता है में, तो कौन कौन सा बैरिंग यूज हो रहा है। ये हमारा जो है स्पेरिकल रोलर थ्रस्ट बैरिंग है, और दूसरा जो यूज होता है टेपर रोलर थ्रस्ट बैरिंग, और तीसरा जो मेन बैरिंग होता है ये हमारा है NU का बैरिंग, NU का सिलेंड्रिकल रोलर बैरिंग। और लार्ज इन हब साइड में आ जाएं, इस साइड में आ जाएं तो इधर भी हमें देखने को मिलता है कि एक अंदर बैरिंग होता है जो कन्वेयर में, ये नीडल बैरिंग होता है, नीडल बैरिंग। और फिर ये हमारा डीप ग्रुप बॉल बैरिंग जो मेन बैरिंग होता है, डीप ग्रुप बॉल बैरिंग होते हैं। ये सारे बैरिंग का जो क्लियरेंस होता है C4 के बैरिंग यूज किए जाते हैं। अब इसमें जान लेते हैं कि में मॉइस्चर सेटिंग कैसे करते हैं। मॉइस्चर सेटिंग, अगर मॉइस्चर ज़्यादा आ रहा है तो हम पॉइंट डेप्थ रेगुलेशन से सेटिंग करते हैं, जो कि हमें ये पावर ट्यूब बोला जाता है। ये पावर ट्यूब जो है यहाँ से सेट करते हैं। अब इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें 0 यहाँ बना हुआ है, फिर ये लाइनिंग बनी हुई है। ये एक लाइन 2 mm का होता है, ये प्लस साइड में होता है, जो यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है प्लस साइड, और इधर माइनस साइड होता है। अब एक डॉट इस पे होता है कि अगर मॉइस्चर ज्यादा आ रहा है तो हम इसको ना प्लस के साइड में घुमाएंगे, और कभी भी घुमाएंगे तो 1 डॉट पे ना घुमाएं, सारे को ये घुमाएंगे। ये बोल्ट को 2 चूड़ी ढीला करेंगे, ढीला करने के बाद फिर हम इसे हाफ मतलब 1 mm घुमा के इसको फिर टाइट कर देंगे। ऐसे ही सारे को सेट करना है। देखिए मैं मैनुअल में आपको दिखाता हूँ। मैनुअल में जो दिया गया है देख पा रहे होंगे ये है। तो आप इसको जैसे बोल्ट ढीला करके आप इसको प्लस के तरफ ले जाएंगे, इसमें ड्राइनेस बढ़ेगा। अगर माइनस की तरफ ले जाएंगे तो आपका मॉइस्चर बढ़ेगा। अब इसको देखिए, ये जो दिखा रहा था मैं 1 डॉट, ये 0 दिया है, 2 mm का हो। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसमें मान लीजिए डिगेंडर चोक हो जाए तो उसे कैसे खोलेंगे या कैसे क्लीन करेंगे। जो कन्वेयर अंदर है अगर चोक हो जाए तो चोक होने पे आपको पता कैसे लगेगा। तो चोक होने पे जो हमारा GS कपलिंग है ना, ये कपलिंग डिसएंगेज हो जाएगा। चलिए अभी मैं मैनुअली करके आपको डिसएंगेज दिखाता हूँ। यहाँ पे एक पेचकस लगाएंगे, यहाँ पे 30-32 के चाबी पाना से आप इसको ऐसे करेंगे तो डिसएंगेज हो जाएगा। और जब चोक होगा ना तो आपको अलार्म आ जाएगा पैनल में, और ये पीछे हटा हुआ होगा। अगर चोक होगा तो आप इसको आसानी से घुमा नहीं पाएंगे। अगर बॉल क्लीन है तो देखिए कैसे पूरा आसानी से एकदम घूमना चाहिए। तो अगर मान लीजिए चोकिंग है तो आप खोलेंगे कैसे। तो खोलने के लिए हमें इसको GS कपलिंग को पहले एक बार तो एंगेज करके, आप एक बार इंगेज करें। अगर ज्यादा नहीं चोक होगा तो एक बार इंगेज करके पानी चालू करके इसको ऑन करें। फिर अगर चोकिंग खुलना होगा तुरंत खुल जाएगा, और नहीं तो फिर ये ट्रिप हो जाएगा, डिसएंगेज हो जाएगा। जैसे डिसएंगेज हो जाएगा तो इसको आप फिर से पाना या चाबी से हल्के लोड से पकड़ के रखिए, और मेन पावर द्वारा यहाँ से इसको आगे पीछे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाए पानी लगा के दोनों। अब लेकिन इसको ज्यादा हार्ड में नहीं पकड़ना है, क्योंकि इससे सापट जो हमारी होती है सन गियर वाली वो बैंड हो जाएगी। इसे हल्के हाथ से घुमाए, और जैसे क्लीन हो जाएगा तो आपको फ्री देखने को मिलेगा। फिर क्लीन हो जाने के बाद इस कपलिंग को आप एक पेचकस और पाना की मदद से फिर कपल कर दें। कपल करने के बाद आप देखिए, ये हम जानते हैं कि सेंसर इसमें कैसे सेट करते हैं। तो जब भी सेंसर सेट करना हो आपको
तो जीएस कपलिंग को कपल कर लें। कपल करने के बाद सेंसर को जीएस कपलिंग के और सेंसर के बीच में स्पेस कितना रहता है, तो फिलर गेज लेके फिलर गेज में 2.5 mm इसका साइज होता है, जो कि टॉलरेंस होता है 0.3 का प्लस और माइनस का। तो आप 2.5 का फिलर गेज रख के टाइट करेंगे तो आपका सेट हो जाएगा। लेकिन सेट होने के बाद क्या ध्यान रखें, जब भी सेट करेंगे तो इसमें बत्ती एक जलेगी अगर पैनल से ऑन होगा तो। अगर सेट हो गया तो फिर इसको कपलिंग को डिसएंगेज करें। डिसएंगेज करने के बाद यहाँ बत्ती बुझ जाएगा और पैनल पे सेंसर आएगा। सेंसर मतलब डिसएंगेज होगा, मतलब कपलिंग ट्रिप हो जाएगी तो डिगेंडर को बंद करेगा। अगर मान लीजिए इसको पीछे सेट कर देंगे तो आप कपलिंग को सेंस करके रखेगा, तो जब भी आपका डिगेंडर चोक होगा या कोई दिक्कत आएगी, वाइब्रेशन बढ़ेगा, अगर कपलिंग पीछे हटेगा तो सेंसर मशीन को बंद नहीं करेगा। इसके वजह से मशीन में कुछ खराबी हो सकती है, टूट फूट हो सकता है। तो चलिए अब आपको मैं मैनुअल में दिखाता हूँ कि इसका कितना। देखिए ये जो दिया है जीएस कपलिंग, ये सेंसर है। तो सेंसर को एडजस्ट करने के लिए दिया है, जो कपलिंग लगा है इसके बीच में दूरी कितना होगा। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2.5 mm दिया है और जो टॉलरेंस दिया है प्लस माइनस का है 0.3 का। तो इतने पे सेट करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इसमें जान लेते हैं कि एक फिटर से इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें वाइब्रेशन क्यों होता है, मशीन में वाइब्रेशन होने का क्या क्या रीजन होता है। तो आप बता सकते हैं कि जो हमारा बॉल है, बॉल और जो हमारा गियर बॉक्स है, इसके ऊपर स्केलिंग अगर जमेगी तो भी वजन में अनबैलेंस होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन बढ़ता है। फिर हमारा जो इसका 5 बेरिंग जो होते हैं, सारे बेरिंग का, जैसे मेन बेरिंग, अंदर कन्वेयर बेरिंग, इसका क्लियरेंस जो है उससे अगर बढ़ जाएगा तो वाइब्रेशन होगा। फिर हमारा प्लम्बर ब्लॉक का जो बोल्ट है ये ढीला रहेगा तब भी वाइब्रेशन होगा। फिर हमारे जो इसके अंदर कन्वेयर है, कन्वेयर में जैसे मान लीजिए कन्वेयर अगर घिस जाएगा, घिसने की वजह से भी वाइब्रेशन बढ़ेगा। जैसे कन्वेयर इसका ब्लेड घिस जाती है तो अनबैलेंस हो जाता है, इसकी वजह से वाइब्रेशन बढ़ेगी। फिर इसको प्रॉपर CIP ना किया जाए तो वाइब्रेशन बढ़ता है। फिर इसमें और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसमें पूछा जाता है कि मॉइस्चर सेटिंग कहाँ से होता है। तो मॉइस्चर सेटिंग इस मॉडल में जो बोला जाता है पावर ट्यूब से सेट करते हैं, जिसे रेगुलेट करके घुमा के सेट करते हैं, प्लस की तरफ ले जाते हैं, जिससे मॉइस्चर सेट होता है। जैसे ड्राइनेस बढ़ेगा, अगर माइनस की तरफ जाएंगे तो आपका मॉइस्चर बढ़ेगा, ये आप बता सकते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशियल स्पीड क्या होता है। तो डिफरेंशियल स्पीड, आप ये जो बॉल है, बॉल के अंदर जो कन्वेयर रहती है, कन्वेयर और बॉल के बीच में जो RPM का अंतर होता है उसको हम डिफरेंशियल स्पीड कहते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेन बेरिंग और कन्वेयर बेरिंग में ग्रीस कौन सा यूज करते हैं। तो इन दोनों में मैं तो वीडियो में बताया हूँ, फिर भी बता देता हूँ। इसका ग्रीस जैसे मेन बेरिंग का जो है LGHP2 यूज करते हैं, जो कन्वेयर बेरिंग में ग्रीस यूज करते हैं उसमें यूज करते हैं FGCS2 यूज करते हैं। फिर इसमें पूछ लिया जाता है कि इसका बेल्ट का साइज क्या है। तो हमारे पास जो SGDM 405 है, इसमें गियरबॉक्स साइड में जो पुली पे बेल्ट लगा हुआ है XPA 1180 साइज लगा है, और दूसरा जो हमारा मोटर साइड में पुली पे, ड्राइव साइड में पुली पे जो लगा हुआ है उस पे लगा है XPX 1900 साइज लगा हुआ है। फिर इसमें पूछा जाता है कि मोलासिस और ग्रेन में, दोनों डिगेंडर में क्या अंतर होता है। तो मोलासिस और ग्रेन के डिगेंडर में ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। आप बता सकते हैं कि इसका जो कन्वेयर होता है, मैं दिखाता हूं मैनुअल में। जैसे जो ये कन्वेयर होता है ना, जैसे जो हमारा अगर ग्रेन में रहेगा तो इसके ऊपर टाइल्स रहता है, टाइल्स लगा होता है। और जैसे मोलासिस अगर रहेगा तो मोलासिस में कन्वेयर पे टाइल्स नहीं होता है और उस पे हार्ड फेसिंग केबल होता है। ये दोनों में अंतर होता है। तो इसमें डाउट होता है कि इसका जो बॉल और कन्वेयर में RPM क्या होता है, दोनों क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉक होता है। तो दोनों बॉल और कन्वेयर का जो RPM होता है ना, दोनों इक्वल होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में घूमते हैं और दोनों का बस RPM का अंतर होता है। जो हमारा बॉल होता है, बॉल का RPM ज्यादा होता है, कन्वेयर का RPM कम होता है। चलिए अब वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो ऐसे ही लंबी हो गई है, तो अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है, कुछ हमसे आप पूछना चाहते हैं किसी पार्ट या मशीन के बारे में, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इसको जवाब देने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे मेंटेनेंस फीटर वर्क चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।